हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे बेटा। तो 14 क्वेश्चन है, इफ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MOH इज 1 into 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर डेसीमीटर इनवर्स 6, देन तो 1 डेसीमीटर क्यूब बेटा 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। देन pH ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन विल बी। तो यहाँ पर हमको ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, MOH है, तो इसका ये जो MOH है बेटा, तो MOH से क्लियर है कि जो M प्लस और OH माइनस आयन है तो इनका सॉलिबिलिटी SS हो गया और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ पर S के बराबर होगी। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ किसके बराबर होगी? S के बराबर होगी। तो हमारे पास यहाँ पर KSP इक्वल टू आ जाएगा S स्क्वायर, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, तो S इक्वल टू रूट KSP और KSP की वैल्यू हमारे को गिवन है 1 into 10⁻⁻10, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5। तो जो OH माइनस आयन है वो इसका मतलब हमारे पास OH माइनस आयन 10⁻⁻5 आ गए। तो OH माइनस आयन जब 10⁻⁻5 आ गए तो ऑब्वियसली POH हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और pH क्या हो जाएगा 14 - 5 9। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन से, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 1.8 into 10⁻⁻10 at 18 degree centigrade. The solubility of AgCl is 0.1 m. Solution of sodium chloride would be। तो हमको ये क्लियर है कि कॉमन आयन इफेक्ट से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। कॉमन आयन इफेक्ट से सॉलिबिलिटी क्या होती है? कॉमन आयन इफेक्ट से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, नंबर 1। और ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मेरी जो लेक्चरर क्लासेस थी जिसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, वहां पर मैं इस क्वेश्चन को करा भी चुका हूं। तो यहाँ रेड वाले क्लोराइड आयन NaCl से हैं जो कि 100% आयोनाइज होगा। इसकी वैल्यू S है और इसकी वैल्यू S डैश और S डैश है, ठीक है। S डैश क्या है? S डैश इज द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन NaCl सॉल्यूशन। और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन अगर हमने C लिया तो ये 0 होगा, और लेकिन बाद में जब NaCl 100% आयोनाइज हो जाएगा तो इनका कंसंट्रेशन C हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर जो हमारे पास KSP आएगा वो आएगा सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। अब जो यहां हमारे पास KSP आ रहा है वो आ रहा है सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन तो कितना है S डैश, एंड इसका कितना है S डैश प्लस C। अब यहां पर जो S डैश प्लस C है बेटा, C कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन का, रेड वाले क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है? रेड वाले का कंसंट्रेशन C है। तो S डैश के कंपैरिजन में C बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो AgCl की वजह से जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे जिनकी वैल्यू S डैश है, ब्लैक वाले क्लोराइड आयन, वो बहुत कम होंगे और रेड वाले क्लोराइड आयन तो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएंगे। इसीलिए S डैश प्लस C को हम ऑलमोस्ट C लेकर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? S डैश इंटू C। तो यहाँ पर S डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा KSP अपॉन C, और KSP की वैल्यू दे रखी है हमको 1.8 into 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A आंसर आ जाएगा 1.8 into 10⁻⁻10। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 into 10⁻⁹। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड इसीलिए देता हूं ताकि वो फॉर्मूले आप बार बार देखते रहोगे, आपके रेगुलर बार बार रिपीटेशन होते जाएगा तो रट जाएंगे। अब यहां दे रखा है 4NH3 का Kb का वैल्यू दे रखा है। NH3 का हमको Kb का वैल्यू गिवन है 1.8 into 10⁻⁻5। तो देखो NH3 और NH4 प्लस एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। NH3
और NH4 प्लस एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb की वैल्यू किसके बराबर होती है? Kw। तो हमारे को अभी Ka की वैल्यू पूछी है, तो Ka की वैल्यू आ जाएगी Kw अपॉन Kb, और Kw होता है 10⁻⁻14, और Kb की वैल्यू दे रखी 1.8 इंटू 10⁻⁻5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.56 इंटू 10⁻10, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। BOH, अब आप ये देखो बेटा, BOH होल ट्वाइस 2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, द pH ऑफ, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको इस सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है, तो ध्यान देना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान दो, तो ये 100% आयोनाइज होगा, और जब ये 100% आयोनाइज होगा तो ये 2OH माइनस आयन रिलीज करेगा। अब ये इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, द pH ऑफ इन इट्स 0.005 m सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसका अमाउंट x लेंगे तो ये x मिलेगा और ये 2x मिलेगा, और ये 100% आयोनाइज हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू इसकी कितनी है? स्टार्टिंग वैल्यू 0.005 m है, 0 ये बिफोर आयोनाइजेशन। अब जब आफ्टर आयोनाइजेशन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 0.05 m, और इसकी वैल्यू मिलेगी 0.05 इंटू 2m। तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया, जब इसका मतलब हमारे पास जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो आ गया हमारे पास 0.005 इंटू 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01, यानी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 10⁻⁻2, मतलब POH हो गया 2 और pH हो गया 12। तो यहाँ pH 12 आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। फिर आप ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following when added to a 1 liter of 0.5 m HCl would result in the maximum increase in pH? यानी हम इन A B C D ये 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनके अंदर ये बोल रहे हैं कि हम 0.5 m HCl डालें तो pH मैक्सिमम इंक्रीज किसमें होगी। तो मैं क्लियर कर दूं कि जब हम हम जब CH3COOH में HCl डालेंगे तो pH में कोई स्पेशल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इस वीक एसिड का आयोनाइजेशन थोड़ा सा सप्रेस्ड होगा, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 1। सेकंड चॉइस है, हमने इस NaCl के सॉल्यूशन में जब HCl डालेंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। NaCl स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, NaCl HCl से किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो HCl सॉल्यूशन अंदर जाएगा। तो NaCl सॉल्यूशन का जो pH है, इसका pH 7 होता है। कितना होता है बेटा? इसका pH 7 होता है। तो 7 अब ये HCl डालने से pH रिड्यूस हो जाएगा, pH रिड्यूस हो जाएगा। और अब अगर अपन C वाली बात करें तो इसमें क्या हो, मैक्सिमम इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, फर्स्ट केस के अंदर pH कम ही हो जाएगा। फर्स्ट के A के अंदर क्या होगा, A के अंदर pH डिक्रीज होगा बेटा, नंबर 1, ठीक है, क्योंकि CH3COOH है, तो ठीक है, वो तो वीक एसिड है और ये दोनों आपस में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन करेंगे नहीं। अब सॉल्यूशन में HCl आ गया तो वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो pH डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से NaCl और HCl के बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस सॉल्यूशन में सेकंड वाले में HCl 1 मोल NaCl सॉल्यूशन में जब हम HCl डालेंगे तो HCl 100% आयोनाइज होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और यहां पर pH डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस की बात करें तो 0.4 मोल NaOH और HCl। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, NaOH है और HCl है,
ठीक है, तो NaOH की जो पीएच है, इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 0.4 और वो है 0.5, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, NaCl तो बनेगा, तो NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो अब NaCl ये तो इनिशियली आफ्टर रिएक्शन ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका जो पीएच है वो है ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्योंकि NaOH सॉल्यूशन है, और ये 0.1 रह जाएगा और ये 0.4 बनेगा, यानी पीएच ग्रेटर देन 7 से, तो इस C के अंदर भी पीएच क्या हो जाएगा, 7 से, पीएच 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में पीएच की वैल्यू 7 से कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, सेकंड वाला सॉल्यूशन और थर्ड वाला सॉल्यूशन तीनों के अंदर HCl रिमेन रहेगा। इन दोनों में तो HCl जितना डाला पूरा का पूरा ही है, लेकिन इसमें 0.5 m HCl डाला, तो 0.5 m HCl में से 0.4 m HCl NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका भी पीएच सॉल्यूशन का तो डिक्रीज ही होगा, यानी पीएच पहले ग्रेटर देन 7 है, अब ये लेस देन 7 होगा, यानी A B C तीनों केस के अंदर पीएच डिक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज नहीं होगा, यानी A B C चारों आंसर, सॉरी A B C इन चारों में से A B C तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों ही केस के अंदर जब हम इसमें और इसमें इन तीनों में जब HCl मिलाते हैं तो पीएच की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे वो डाउन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में भी H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहां पर भी H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा और यहां पर भी H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा, तो पीएच डिक्रीज होगी। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पीएच कहां डिक्रीज होगी, तो सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में सबसे ज्यादा पीएच डिक्रीज होगी, और फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये वीक एसिड है, और उसके बाद ये। खैर हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पीएच कहां डिक्रीज होगी, तो सेकंड वाले में, क्योंकि ये HCl पूरा का पूरा 100% आयोनाइज हो जाएगा, और NaCl के सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है, तो 7 से रिड्यूस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, अब इसका मतलब डी आंसर होना चाहिए, तो डी आंसर ही है बेटा यहाँ पर। अब क्यों है उसका रीजन बताऊं मैं आपको, कि जब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास CH3COO Na और हमने इसमें HCl डाल दिया, तो यहां पर CH3COO माइनस क्या है, CH3COO माइनस एसीटेट आयन है, और एसीटेट आयन गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, एसीटेट आयन गुड कंजुगेट बेस है, एसीटेट आयन अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये HCl डालते ही HCl का H+ इससे कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो HCl है इसका यहाँ H आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो CH3COOH वीक एसिड है जो फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, यानी HCl सॉल्यूशन में गया तो H+ आयन का कंसंट्रेशन न के बराबर बढ़ेगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन न के बराबर बढ़ेगा तो इसका पीएच, ठीक है, इसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी ये हमारे पास 0.6 है और ये 0.5 है, तो ये 0.5 बन जाएगा और बाकी बचा हुआ रहेगा CH3COONA। जो CH3COONA है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका मीडियम, ये रिएक्शन मीडियम को बेसिक बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया था कि CH3COONA का सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसका पीएच क्या है, पीएच ग्रेटर देन 7 है, और उसके बाद ये HCl जाने के बाद CH3COO माइनस आयन क्या करेगा, इस H+ आयन को रिमूव करेगा, H+ आयन को रिमूव करेगा, तो इस सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, इस सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप तो ये देखो सीधा कि CH3COO माइनस ने क्या किया, HCl के H+ आयन को कंबाइन करके इसको भी छोड़ो, चलो ठीक है, कि CH3COO माइनस आयंस वुड रिमूव ऑलमोस्ट ऑल H+ आयन फ्रॉम नियरली अनआयोनाइज्ड CH3COOH, यानी मैं ये कह रहा हूं CH3COO माइनस, ठीक है, इस HCl के H+ आयन को
एसिड करके वीक एसिड CH3COO इसमें बना देता है जो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां इस सॉल्यूशन में जो हमने HCl डाल के H+ आयन बढ़ाए तो वो बढ़े नहीं, वो उल्टे H+ आयन अंदर जाके इससे रिएक्ट करके और H+ आयन कम हो गए, और H+ आयन कम हो गए तो pH इंक्रीज होगा। यानी आप देख लो A B C तीनों सॉल्यूशन ऐसे थे जहां पर pH बढ़ी थी, और सॉरी A B C तीनों सॉल्यूशन ऐसे थे जहां pH डिक्रीज हुई थी, और D सॉल्यूशन ऐसा है जहां pH इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज हुई है, क्योंकि CH3COO- सारे H+ आयन को कंज्यूम कर जाएगा। अब आता है द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड pH4, ठीक है। तो अब इसने कह रखा है कि pH4, तो यहां पर तो बहुत ये ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, H+ और Cl-, तो यहां पर ये 100%, तो यहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁴। तो अगर ये हमने x लिया है 0 0 है तो ये 100% आयनाइज हो जाएगा 0xx, यानी हमारे पास जो वैल्यू H+ आयन की है वही वैल्यू HCl की है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ m। तो हमारे पास इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴ m, तो x की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴ m, तो हमारे पास HCl की मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होगी 10⁻⁴, यानी 0.0001, कहने का मतलब आंसर हो गया C, क्योंकि जो H+ आयन का स्ट्रॉन्ग एसिड है ये 100% आयनाइज हुआ, तो अगर इसकी मोलर कंसंट्रेशन x है तो x मोलर कंसंट्रेशन वाला HCl x H+ आयन देगा, तो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन में वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, वही कंसंट्रेशन HCl की होगी। लेकिन अगर यही H2SO4 होता और यही क्वेश्चन अगर H2SO4 के लिए गिवन होता, ध्यान देना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के नियर बाय चला जाता हूं, तो इसमें क्या होगा, अगर हमने इसकी वैल्यू x ली है, ठीक है, या इसकी वैल्यू हमने y ली है, चलो y ली है, तो यहां पर आफ्टर आयोनाइजेशन या 2y आ जाएगा या y आ जाएगा। और अब इस केस में अगर हमको H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ दे रखा है, तो हमारे को 2y की वैल्यू 10⁻⁴ दे रखी है। जैसे यहां पर हमारे पास ये वैल्यू x के बराबर आ गई और x बराबर हो गया, तो हमारे को यहां पर क्या हो गया 2y की वैल्यू क्या दे रखी है, H2SO4 के केस में तो 2y की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमारे को 10⁻⁴, तो 2y = 10⁻⁴, तो y = क्या हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, यानी 5 × 10⁻⁵, 1/2 होता है 0.5, 0.5 को पॉइंट हटा दिया, तो तब अगर यही क्वेश्चन HCl की जगह H2SO4 होता तो हमारा आंसर आ जाता 5 × 10⁻⁵ m, H2SO4 होता तो, ठीक है। HCl है तो जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो ही HCl का कंसंट्रेशन होगा, और H2SO4 है तो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है उसका हाफ कर दो, क्योंकि H2SO4 डबल H+ आयन देता है, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। आगे बढ़ते हैं हम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, वन हैविंग pH6 एंड अनदर हैविंग pH4 आर मिक्स्ड, द pH4 आर मिक्स्ड, ठीक है। अच्छा वो रिपीट हो गई ये लाइन, ये कह रहा है कि हमने है ना pH6 और pH4 के इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए, तो जब pH4 का तो pH6 का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर वाला एसिड सॉल्यूशन है, pH4 का मतलब क्या हो गया, pH4 का मतलब हो गया 10⁻⁴ m HCl का सॉल्यूशन है। अब दोनों के इक्वल वॉल्यूम हमने मिक्स कर दिए, तो अब ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH क्या होगी, तो अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, दोनों के H+ आयन ऐड करना है, क्योंकि यहां पर अब ये 1 कर दो ये 2 कर दो, तो यहां पर H+ आयन 1 क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 2 क्यों किया, दोनों के इक्वल वॉल्यूम बना दिए, तो इसका V वॉल्यूम था इसका V वॉल्यूम था, तो यहाँ 2V वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, तो H+ आयन अब हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में
रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितने हो जाएंगे, ये वाले 10⁻⁻⁶, ये वाले 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2, इसको इस तरह से हो जाएगा ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 2 प्लस 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5.05 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बेटा। इसमें मैंने क्या किया बेटा, 10⁻⁻⁶ को कॉमन ले लेंगे तो यह 1, और इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, 5.05 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। तो हमारे पास H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना आ गया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गया 5. अच्छा, pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो ये H प्लस आयन कितना होगा 0.50 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक। अब क्या हो जाएगा, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, क्या करोगे 5 माइनस लॉग 5.05, अब 0.05 को कर दो इग्नोर यहाँ पर, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 5 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.699, तो मैं इसको ले लेता हूं 5 माइनस 0.7, 5 माइनस 0.7 मतलब कितना हो गया 4.3, यानी बी आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं, और ड्यूरिंग द क्लासरूम भी हमारे इस तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दो बेटा। A solution prepared by dissolving 5.6 ग्राम of KOH per liter of solution pH of the solution। तो सबसे पहले हम मोलरिटी निकाल देते हैं KOH, तो मोलरिटी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ KOH 5.6, मोलिकुलर मास ऑफ KOH जो कि 56 होता है, इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 m KOH सॉल्यूशन बन गया ये, इसका मतलब हमारे पास 0.1 KOH सॉल्यूशन है। अब ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस वजह से ये OH माइनस आयन उतने ही देगा जितने की KOH का जो कंसंट्रेशन KOH का होगा वही कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि OH माइनस आयन 100% आयोनाइज होगा। तो यहां पर मैं इसको 10⁻⁻⁻1 लिख सकता हूं, तो POH हो गया हमारा 1 और pH हो गया हमारा 13। तो यहां हमको pOH पूछा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान देना बेटा। अब इसमें ये बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन। तो यहां पर देखो x गिव्स 2y है, और दूसरा है z गिव्स p प्लस q। यहां पर ये हो जाएगा 1 0 1 0 0, 1 में से x गया 2x, 1 में से x गया xx। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसका Kp1 निकाल लेते हैं, तो टोटल मोल 80। अब हम इसका पार्शियल प्रेशर ले लेंगे बेटा, तो पार्शियल प्रेशर 1, टोटल मोल कितने आ जाएंगे 1 प्लस x, ये दोनों के मोल फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि 1 माइनस x प्लस 2x, तो x तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 प्लस x के, तो 1 माइनस x क्या है 1 माइनस x, तो इस x रिएक्टेंट स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स हैं, या इस x रेड वाला x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये ब्लैक वाला x रिएक्टेंट है, ध्यान रखना ना, और 1 प्लस x, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये 2x अपॉन 1 प्लस x, ये y का मोल फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से यहां पर भी 1 माइनस x प्लस x, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x आ गया, यानी यहां पर z का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 1 प्लस x, ठीक। इसी तरह से p का भी क्या आ जाएगा 1 प्लस x, इसका भी q का भी क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। तो ये z का मोल फ्रैक्शन, ये p का मोल फ्रैक्शन, ये q का मोल फ्रैक्शन। अब हम इनके ये मोल फ्रैक्शन आ गए हमारे पास, और अब अगर हम इसको p से मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक, तो P से मल्टीप्लाई करते ही इनके पार्शियल प्रेशर आ गए, P से मल्टीप्लाई करते ही इनके क्या आ गए, पार्शियल प्रेशर आ गए। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर, अब ये बोल रहा है कि यहां पार्शियल प्रेशर P1 है, ये सॉरी टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहां पर P टोटल प्रेशर को बता रहा है, ये मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स y का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, जिसको मैं P1 बोल देता हूं यहां पर। यहां 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जेड का मोल फ्रैक्शन, और ये P2 बोल देता हूं क्योंकि दो डिफरेंट है, तो यहां P2 कर दिया मैंने। अब Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां पर, अब Kp की वैल्यू यहां पर, Kp की वैल्यू यहां पर, Kp1 की वैल्यू मैं यहां क्या लिखूंगा, Kp अगर मैं इस, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x, और यहां पर Kp2 क्या आ जाएगा, Kp2 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Q इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो यहां पर आ जाएगा 4x, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी यहां पर ये है y है बेटा, ये ध्यान दो ये y है, ठीक है, तो और ये ब्लैक वाला x है जो ब्लू लिख दिया मैंने यहां, ठीक है ना। अब अपन जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा ध्यान देना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर P1, 4x स्क्वायर P1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो ये मेरे पास Kp1 आ गया, क्या आ गया मेरे पास, ये इसका Kp1 मैंने डिराइव किया, और ये डेरिवेशन आपको करना आनी चाहिए और बहुत फास्ट, ये तो मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है इस कि उसको, तो उस वजह से बाकी देखा जाए तो ये तो आपको ये Kp1 निकालना और Kp2 निकालना तो आपको इजीली आएगा। अब इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये दोनों वैल्यू तो यहां आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये रही, अब इसको आप रखो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर P2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब हम Kp1 अपॉन Kp2 कर देते हैं, तो जब मैं Kp1 अपॉन मैं अगर यहां पर क्या लिखूं Kp1 अपॉन Kp2, तो जब Kp1 अपॉन Kp2 लिखूंगा तो आ जाएगा 4P1 अपॉन P2, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो Kp1 अपॉन Kp2 को वैल्यू आ जाएगी 4P1 अपॉन P2, 4P1 अपॉन P2। अब क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो ये है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन x gives 2y and z gives p plus q respectively are in the ratio of 1:9, यानी Kp1 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, Kp1 की वैल्यू दे रखी है 1, Kp1 की वैल्यू दे रखी है 1 और Kp2 की वैल्यू दे रखी है 2, रेशो दे रखा है बेटा, यानी मेरे पास, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, ठीक है, अब इसमें मैं Kp1 की जगह तो लिख दूंगा 1, Kp1 की जगह लिख दिया 1 और Kp2 की जगह लिख दिया 9, ये हो जाएगा 4P1 अपॉन P2, ठीक है, यानी मैंने यहां पर क्या किया, Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो लिखी है मैंने, 4 को इधर ले आऊंगा तो मेरे पास P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा, मेरे पास P1 अपॉन P2 आ जाएगा 9 इंटू 4 मतलब 1/36, यानी मेरे पास
P2 की वैल्यू आ रही है 1:36, डी आंसर आ गया। हमने क्या किया, सिंपली पहले इसका Kp1 डिराइव किया, इसका Kp2 डिराइव किया, P1 और P2 या P1 या इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P1 है या इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P2 है। तो पहले Kp1 की डेरिवेशन की, फिर Kp2 की डेरिवेशन की, फिर Kp1 अपॉन Kp2 किया, जो 4P1 अपॉन 4P1 अपॉन P2 आया। अब हमको क्वेश्चन के अंदर Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू 1/9 दे रखी है, तो मैंने Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू 1/9 रख दी। ये 4P1 अपॉन 4P2 ऑलरेडी आया था। अब मैं P1 अपॉन P2 पूछा है, तो ये हो जाएगा 1:36, यानी जो प्रेशर के रेशियो हैं, टोटल प्रेशर P1, यहां पर इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर P1 और इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर P2। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। Yes, 100 ml of 0.1 m CS3COOH are mixed with 100 ml of 0.1 m NaOH. The pH of the resulting solution greater than 7 बेटा। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, तो CS3COOH क्या है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब रिएक्शन करेंगे तो CH3COONA बन जाएगा और दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन है, तो ये रिएक्शन 100% हो जाएगी। CH3COOH और NaOH एक दूसरे से रिएक्ट करके पूरे ही खत्म हो जाएंगे, जीरो बचेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरे से रिएक्शन कर गए। रिजल्टेंट सॉल्यूशन CH3COONA का मिला, रिजल्टेंट सॉल्यूशन CH3COONA का मिला। और CH3COONA सॉल्यूशन क्या होता है, CH3COONA सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। और हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि ऐसे सारे सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होते हैं, उनके एक्वस मीडियम एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से बेसिक होते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट में इसका मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट हैपेंड टू द पीएच, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड आर एडेड टू सी। हाँ, ये बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, पर मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन नजर आया कि ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये है CH3 अमोनियम एसीटेट, तो ये भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी डिस्कस हुआ है, लेकिन वापस डिस्कस कर लेते हैं। ये अमोनियम एसीटेट है, तो ये जो सॉल्ट है, बिल्कुल ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट किससे मिलके बना है, वीक एसिड प्लस वीक बेस के मिक्सचर से मिलके बना है। अब जब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो आयन होंगे सॉल्यूशन में, CH3COO- और NH4+। ये एक तरह से न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन की तरह भी बिहेव करता है। रीजन ये है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का ये जो सॉल्यूशन है, इसमें CH3COO- है, NH4+ है। अगर मैंने फ्यू ड्रॉप HCl डाल दी है, तो ये HCl क्या करेगा, ये HCl का जो H+ आयन है, या जरूरी नहीं है HCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आयन रिलीज होंगे, वो H+ आयन CH3COO से कंबाइन करके, CH3COO- से कंबाइन करके अनआयोनाइज्ड CH3COOH बनाएंगे। अनआयोनाइज्ड, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड CH3COOH बनाएंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है। इसका मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन में, ये इसका जो मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें HCl ऐड करता हूं, तो pH चेंज होगी, न के बराबर चेंज होगी, यानी pH चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि HCl से रिलीज होने वाले H+ आयन एसिटेन आयन कंज्यूम करके वीक एसिड CH3COOH बना देगा, जो आगे नेग्लिजिबल आयोनाइज होगा। तो कहने का मतलब इसमें एसिड डालने से pH में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो H+ आयन अंदर सॉल्यूशन में बढ़े, वो बड़े तो नहीं, इस सॉल्यूशन में जो हमने HCl डाला, उस HCl डालने से जो H+ आयन रिलीज हुए, वो तुरंत एसिटेट आयन से कंबाइन करके और खत्म हो गए, यानी H+ आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। इसी तरह से अगर मैं इस सॉल्यूशन में NaOH डाल दूं, Na+OH-, तो ये क्या करेगा, NaOH
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये OH माइनस आयन और NH4 प्लस NH4 प्लस से कंबाइन करके वीक बेस NH4OH बना देगा जो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की फ्यू ड्रॉप्स मिलाने से, ठीक है ना, न तो H प्लस आयन बढ़ेंगे क्योंकि CH3COO माइनस H प्लस को खा जाएगा, और न ही NaOH डालने से OH माइनस आयन बढ़ेंगे क्योंकि ये NaOH NH4 प्लस खा जाएगा। तो ये एक तरह का न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन है, और इसमें एसिड और बेस मिलाने से पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। ये एक अच्छा सा डिस्कशन पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया। अच्छा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि द पीके ऑफ मतलब ये क्वेश्चन क्या है मैं क्लियर कर दूं, एस्प्रिन के बारे में है। तो एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एस्प्रिन का फॉर्मूला बता दूं। एस्प्रिन का फॉर्मूला ये होता है बेटा, दिस इज एस्प्रिन, ऑर्थो एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटो ऑक्सी, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, इसका नाम है ऑर्थो एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटिक एसिड, सॉरी, ऑर्थो एसिटो ऑक्सी, इस ग्रुप को एसिटो ऑक्सी बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। कुल मिला के ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, ध्यान दो। और इस ये एस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ठीक है। तो ये एस्प्रिन है, जो दवा है, टेबलेट है, एस्प्रिन की टेबलेट है, ड्रग है ये, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, अच्छा, और ब्लड को डाइल्यूट करती है। तो ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको बहुत बार दी जाती है ये, उनके ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए, जिस समय हार्ट की प्रॉब्लम हो रही होती है। खैर एनीवे, अब आप देखो यहां पर ये वीक एसिड है, तो हमको मालूम है जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में आयोनाइज नहीं होता है। तो अगर एस्प्रिन को हम HCl सॉल्यूशन में डाल दें, अगर हम एस्प्रिन को किस HCl सॉल्यूशन में डाल दें, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में डाल दें, तो एस्प्रिन आयोनाइज नहीं होगी, क्योंकि वीक एसिड का क्या हिम्मत कि स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हुए वो खुद आयोनाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कॉमन आयन इफेक्ट, जब कॉमन आयन इफेक्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वीक एसिडिक मीडियम, सॉरी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में आयोनाइज नहीं हो पाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर किसी भी वीक एसिड को, एस्प्रिन ही नहीं, कोई भी वीक एसिड है, उसको बेसिक मीडियम में डाल दें, हम बेसिक मीडियम में डाल दें, तो बेस से रिएक्ट करके आयोनाइज होने लग जाएगा। तो वीक एसिड जो होते हैं, अगर हम वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में डाल दें तो वो आयोनाइज नहीं होगा। वीक एसिड को अगर हम बेसिक मीडियम में डाल दें तो वो आयोनाइज हो जाएगा। हमारे स्टोमक में HCl सॉल्यूशन है, हमारे स्टोमक में HCl है, ठीक है, और हमारे स्टोमक की pH 3.4 है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो एस्प्रिन जब हम दवा लेते हैं, एस्प्रिन टेबलेट जब हमने यूज की, तो एस्प्रिन आयोनाइज नहीं होगी स्टोमक में, लेकिन इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में मीडियम बेसिक होता है। तो यही एस्प्रिन जब मूव करती हुई इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, तो इंटेस्टाइन में जाकर ये आयोनाइज हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है वो डी है, आयोनाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज इन स्टोमक, क्योंकि स्टोमक एसिडिक सॉल्यूशन, स्टोमक मतलब एसिडिक सिस्टम है और स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक सिस्टम है, ठीक है। तो यह डी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो एस्प्रिन का वो पीके दे रखा है, तो वो खाली इसलिए दे रखा है कि आपको मालूम पड़ जाए कि वो वीक एसिड है। जिसका भी के और पीके और देखो किसी भी एसिड का या बेस का के और के भी दे रखा है, तो उससे हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वो वीक एसिड है कि वीक बेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तो के और के भी होते ही नहीं है। अब आ जाओ, 3 sparingly soluble salt M2X, MX and MX3 have the same solubility product. Their solubility will be in the order. अब देखो ये बोला है कि इन तीनों का solubility product सेम है, ठीक है। तो अब सपोज करो solubility product की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखो मैं एक बात करूं, MX की बात करूं
तो mx क्या यूनिवेलेंट, अब इसका KSP क्या हो जाएगा, तो इसका KSP हो जाएगा हमारा mx का हो जाएगा s स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको S1 बोल देता हूं, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट KSP, ठीक है। अब मैं mx2 की वैल्यू ले लूं, तो mx2 का KSP हो जाएगा, mx2 का जो KSP हो जाएगा वो हो जाएगा mx2 नहीं है m2x है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, m2x, तो m2x का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4s क्यूब, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, KSP इक्वल टू s, पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है, और ये 4s क्यूब, तो यहां s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां s की वैल्यू आ जाएगी KSP अपॉन 4 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है, डिवाइड बाय 1/3, और इसी तरह से mx3 जो है उसका जो KSP है वो हो जाएगा 27s4, क्योंकि mx3 तो पावर हो जाएगी 1 + 3 4, और ये 3 का क्यूब 27। अब ये तो बेटा आपको, अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम आ गए हैं तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है, तभी तो आए हैं हम। अब देखो, अब यहां पर ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, या S3 हुआ, अब आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करके देख लो, कोई भी वैल्यू एक अज्यूम करके देख लो, तो आपको आराम से प्रिडिक्शन हो जाएगा कि जैसे सपोज करो तीनों का KSP सेम है, तो KSP अगर मान लो 4 × 10⁻⁻12 है, ठीक है, तो अब इस केस में अगर ये वाली वैल्यू रखूंगा तो 2 × 10⁻6 आ जाएगा। यहां पर अगर ये वाली वैल्यू रखूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और S2 की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻³ आ जाएगी। तो देखो S1 और S2 में किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, S1 और S2 में S2 की वैल्यू ज्यादा हो गई, S1 और S2 में S2 की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है। और इसी तरह से ये वैल्यू आप यहां पर भी रखो तो हमारा जो ऑर्डर आ जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू इसमें रख के S3 की वैल्यू निकाल लो, और S3 की वैल्यू सबसे कम आएगी तो S2 सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम S1 आएगा, उससे कम आ जाएगा S3, यानी S2 किसके लिए लिया है मैंने, M2x के लिए लिया है। S2 किसके लिए लिया है, M2x के, तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी हो जाएगी M2x, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, S2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो उससे कम mx बीच में आएगा, फिर आएगा S2 सबसे ज्यादा, S2 सबसे ज्यादा आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा, इस 4 चॉइस में मिस्टेक है। S1 मैंने जैसे 4 × 10⁻12 ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻6, और अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10⁻, ये भी सही है, तो S2 ज्यादा है, तो ये आंसर बिल्कुल इन चारों चॉइस में से कोई भी चॉइस सही नहीं है, सही आंसर है मैं जो लिख देता हूं वो वाला है S2 मतलब M2x सबसे ज्यादा सॉल्युबल, उससे कम सॉल्युबल mx, उससे कम सॉल्युबल mx3, तो बेटा ये हो जाएगा। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, हो सकता है मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो बहुत बार मेरे माइंड से भी कोई पॉइंट हट जाए, ठीक है ना, पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए M2x, फिर बीच में mx और लास्ट में mx3, ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है, जो चारों में से कोई भी नहीं है ये होगा। और आप फिर भी है ना इस तरह से KSP बनाकर और इनके फॉर्मूले रख के देख लेना, ठीक है, तो हो जाएगा। आपको अप्रोच समझा दी मैंने कैसे करना है, और मैंने गलत नहीं किया है, सही किया है आई थिंक, फिर भी देख लेना। अब आ जाओ 27 क्वेश्चन, द pH of 0.1 m solution, the following salt increase in the order of, तो ध्यान दो बेटा, अब यहां पर देखो, यहां NaCl, NH4Cl, NaCN और ये, तो अब ये बोल रहा है कि pH of 0.1 m सॉल्यूशन, यानी 0.1 m सॉल्यूशन है, द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी सबसे ज्यादा pH किसकी होगी। तो देखो अब यहां पर तो देखो आपको अपनी स्किल्स यूज करनी है कि सबसे कम pH तो HCl सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ठीक है, अब देखो, अब इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्यों आंसर बी हो जाएगा? क्योंकि HCl देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो इसकी पीएच सबसे कम होगी। फिर NH4Cl क्या है? NH4Cl है, HCl तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, 100% आयोनाइज होगा, तो लोवेस्ट पीएच तो इसकी हो जाएगी। NH4Cl क्या है? NH4Cl है, सॉल्ट है, किसका है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है। तो यहां पीएच लेस देन 7 है और यहां भी पीएच लेस देन 7 है, पर यहां पीएच की वैल्यू ज्यादा कम होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज हो चुका है। NH4Cl सॉल्ट है, तो इसकी पीएच 6.2 6.3 7 से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 6 से ज्यादा होगी। ठीक है, 6 और 7 के बीच, 6 7 से थोड़ी कम और 6 से ज्यादा। अच्छा, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पीएच HCl की सबसे कम होगी। फिर बी के अंदर NaCl ले लो। NaCl क्या है? NaCl सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहां पीएच 7 से ज्यादा कम है, या पीएच इस यहां पर जो पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा 6 to 6.99 के आसपास। ठीक है, 6.9, ठीक है, डिपेंड करेगा सॉल्ट कौन सा है। तो यहां पीएच 7 से कम है। और NaCl के सॉल्यूशन, NaCl क्या है? NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का पीएच 7 होता है, वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होते हैं। हम ऐसा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और NaCN सॉल्ट है, NaCN जो है वो भी सॉल्ट है, लेकिन कौन सा सॉल्ट है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट का पीएच होता है ग्रेटर देन 7। तो अब क्या हो गया? इन दोनों का लेस देन 7, इसका ज्यादा लेस देन 7। ठीक है, फिर इन दोनों का लेस देन 7, ये पीएच 7 और ये ग्रेटर देन 7। तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको कि बी चॉइस क्यों सही होगी बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे तेजी से होने चाहिए अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है, तो मेरी क्लासेस ढंग से अटेंड की है तो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 28 वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश की होगी आपने, मैं करा देता हूं। अ सर्टेन वीक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1। ठीक है, एक वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे को? Ka की वैल्यू हमको दे रखी है 10⁻⁻⁴। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी एक वीक एसिड है, जैसे CH3COOH है, ठीक, इसका रिएक्शन NaOH से हो रहा है, और क्या बन रहा है? CH3COONA प्लस H2O। ये ब्लैक वाली पूरी रिएक्शन लिख दी, यानी ये वीक एसिड है। इस वीक एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है? मैंने उसको अज्यूम कर लिया CH3COOH है। आप जरूर नहीं है CH3COOH लिखो, HA लिख दो, और ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का रिएक्शन हुआ, तो इस रिएक्शन का हमको K क्या होगा ये पूछा है इसने। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? A certain weak acid has a dissociation constant 10⁻⁻⁴. The equilibrium constant for its reaction with strong base, जैसे NaOH एक strong base है। अब ये क्वेश्चन करते वक्त स्टूडेंट सोचता है यार होगा कैसे ये? तो देखो, अब इसके अंदर आप उल्टा सोचो। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, CH3COONA प्लस H2O, CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देता हूं, CH3COONA प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा? CH3COOH प्लस NaOH। ये हो गई हमारी रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली। अब ये हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में सोचो
कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इस केस में KH होता है, KW अपॉन KA होता है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन का मैं इधर ले रहा हूं बेटा, जगह नहीं है मेरे पास, तो इस रिएक्शन का मैं क्या लिख सकता हूं, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, तो ये KH इसका आयन, ये KH क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 1 अपॉन KH। 1 अपॉन KH किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। 1 अपॉन KH किसके बराबर हो गया, यानी इसका जो K हुआ वो किसके बराबर आया, 1 अपॉन KH। किसके बराबर आया बेटा, 1 अपॉन KH। अब मैं यहां KH की वैल्यू रख दूं, इसकी मैं KH की वैल्यू रख दूं, तो KH की वैल्यू क्या है, KW अपॉन KA क्या आ जाएगी, तो K की वैल्यू किसके बराबर है, 1 अपॉन KH, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकाला, KA अपॉन KW। तो मेरे पास इसका मतलब यहां पर जो K की वैल्यू आई वो आई KA अपॉन KW। K की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4। KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14। ये आ गया 10⁻10, यानी हमारे पास आंसर आ गया C वाला। तो हमारे पास C वाला आंसर है। आप ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और इसको ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, ये बोल रहा है वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हुई। सीधा सीधा अगर मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूं तो मैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि CH3COOH और NaOH जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रही है। अब इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K बताओ क्या होगा। तो हम इसकी रिवर्स रिएक्शन में आ गए। रिवर्स रिएक्शन हो गई CH3COO प्लस H2O, CH3COOH और NaOH, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो उस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो कांस्टेंट होता है वो KW अपॉन KA होता है। इसका मतलब यहां पर जो इसका ये रिवर्स रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, तो इसका क्या होगा, K होगा। अब K और KH में क्या रिलेशन होगा, 1 अपॉन KH। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो जाता है हम जानते हैं, 1 अपॉन KH। अब KH की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। ये छोटा सा एक टॉपिक मैंने डिस्प्ले किया है, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि देखो जो सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट बेसिकली 4 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन इंटरेक्शन सॉल्वेंट्स आर 4 टाइप्स। बस ये जस्ट आपको एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं, जो प्रोटॉन सॉल्वेंट विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, वाटर, अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया को हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर सॉल्वेंट होता है। दूसरा होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये पोस्ट करके रीड कर लेना, आप पोस्ट करके इसको रीड कर लो, ठीक है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जेनिक मतलब देने वाले। सॉल्वेंट विच हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, दैट इज वाटर प्रोटॉन देता भी है और प्रोटॉन लेता भी है। और दूसरा ग्लेशियल एसिडिक एसिड यानी प्योर CH3COOH को हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक, ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है। एम्फीप्रोटिक, जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, इसके अंदर H2O और NH3 दोनों आते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो न तो प्रोटॉन देते हैं और न ही प्रोटॉन लेते हैं, उनको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं हम। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो न तो प्रोटॉन देते हैं न लेते हैं, जैसे CCl4, पायरीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे के सारे ऐसे सॉल्वेंट है जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लिखा रहता है कि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन CH3COCH3, ईथर, ये सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। तो ये सॉल्वेंट 4 तरह के होते हैं, ये आपको एक नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। जनरली बुक्स में, बहुत कम बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है,
लेकिन सिंपल सी टर्म्स है। थैंक यू सो मच। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इंडिकेटर्स और टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर।